Hello dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, पार्ट 1, पार्ट 2 ESIC 2019 के फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियोस आपने देखा और ये हमारा होने वाला है थर्ड पार्ट जिसमें हम बात करेंगे फ्रॉम द नॉन फार्मा कंटेंट्स। अगर नॉन फार्मा कंटेंट्स की बात किया जाएगा जहां पे हमारी रीजनिंग है, जनरल करंट अफेयर्स है और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ये सारी चीजें मिलके हमारे नॉन फार्मा के 25 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। और एक चीज मैं जरूर कंफर्म करूंगा, मैं ये पर्सनली जरूर ये कहूंगा कि हाँ, अगर आप ESIC 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और पेपर देने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आपके 2023 में 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द नॉन फार्मा टॉपिक्स होने वाले हैं। उनको लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है। 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए ये सेक्शन देखिएगा और समझिएगा कि वाकई ESIC का जो रीजनिंग तो ठीक है, लेकिन मैथ उतना इजी नहीं आया था, तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और इन 50 क्वेश्चंस के लिए आपकी पूरी तैयारी कराने के लिए और आपके फार्मा ही नहीं नॉन फार्मा कंटेंट्स की भी प्रिपरेशन को कंप्लीट तैयारी कराने के लिए GDC लेके आया है ESIC का न्यू बैच फॉर द ESIC फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स। एंड न्यू बैच, इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फ्रॉम द 15th ऑफ अक्टूबर से इसका बैच स्टार्ट होने वाला है। सो ओरिएंटेशन क्लास विल बी एट द 15th अक्टूबर 6 PM। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर ये फीस ज्यादा है, 1999 2000 ओनली। आपको 4 to 5 मंथ्स की इसमें क्लासेस मिलेंगी, अप टू द एग्जाम मिलेगा। सिर्फ फार्मा नहीं, नॉन फार्मा 7 से 8 फैकल्टी आपके साथ जुड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये फीस आई है, सॉरी टू से, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश किया है कि आपको सारी चीजों को अफोर्डेबल बनाने के लिए। अब यहां पे आपको लाइव क्लासेस, कंप्लीट लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स के, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द ESIC सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। और इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉन फार्मा ESIC 2019 के जो क्वेश्चंस पूछे गए इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैसा कि आप सभी को पता है ये क्वेश्चन 2019 का है। और अगर बात किया जाएगा इन द ईयर ऑफ 2019, यानी अगर हम बात करें वहां पे फर्स्ट टर्म ऑफ द मोदी जी की गवर्नमेंट का पहला टर्म चल रहा था, मींस 14 to 19 की बात चल रही है। और उस तभी हेल्थ मिनिस्टर की बात करोगे तो कौन थे, हमारे JP नड्डा साहब, जो आज की डेट पे कौन है, हमारे BJP पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे हैं, उस पे है, करेक्ट। वही JP नड्डा, जी हां, वही JP नड्डा सर उस समय क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर थे। अगर बात किया जाएगा सुषमा स्वराज मैडम, उस समय एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर थी, लेट अब सुषमा स्वराज मैडम हो गई। नितिन गडकरी की बात करेंगे, ये तब भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थे, आज भी ये रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, यहां पे देखने को मिलेगा। अब अगर यही क्वेश्चन आज बन जाए, हु इज नोन एज द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखिए, जो सेकेंड टर्म आया मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात हो रही है। और जब इनके पार्टी के सेकेंड टर्म की बात हो रही है तो यहां पे 2 हेल्थ मिनिस्टर हो चुके हैं। इन द बिगिनिंग कौन थे, वहां पे हर्षवर्धन सर थे। और कोविड के बाद यहां पे 2021 में चेंज करके बन गए कौन, मनसुख लाल मांडविया सर। जी हां, चलिए थोड़ा सा इसलिए जीके और करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको हम MOHFA के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जगत प्रकाश नड्डा, शॉर्ट नेम, JP नड्डा सर वाज द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम 2014 to 2019। वाइल अगर करंट बात करेंगे, द करंट मिनिस्टर इज द मनसुख लाल मांडविया सर। कब बने, जरा ध्यान दीजिएगा। JP नड्डा सर 9 नवंबर 2014 से 30 मई 2019 तक थे। और अगर बात किया जाएगा हर्षवर्धन सर, ये हमारे 2 साल के अराउंड बने थे। और बात किया जाएगा ये 19 से 21 तक, और 7 जुलाई 21 से करंटली अभी हमारे कौन से हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मनसुख मांडविया सर है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हु रोट अनहैप्पी इंडिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है,
कि डिफरेंट पॉलिटिशियन और उनकी रिटन बुक, इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब अगर मैं आपसे अनहैप्पी इंडिया के बारे में बात करूंगा तो इसके लिए शायद आप और मैं सभी लोग एक नाम पे जरूर सबसे पहले सहमत हो जाएंगे, जिसके लिए इसी अनहैप्पी इंडिया को हैप्पी इंडिया बनाने के लिए शायद उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जी हां, लाला लाजपत राय। और यही लाला लाजपत राय सर की वो थी, या उनका इतना प्रभाव था कि जिससे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सारे लोग मिलके ना इतना बड़ा अनहैप्पी इंडिया को हैप्पी इंडिया में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश की है। जी हां, तो आंसर यहां पे यही है। बट फिर भी मैं कहूंगा आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ और पॉलिटिशियन और उनकी बुक्स का एक समरी यहां पे दिलाना चाहूंगा। लाला लाजपत राय सर को बताने की जरूरत नहीं है, उनको लायन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी का नाम उनको दिया गया था। पॉपुलरली उनको पंजाब केसरी के नाम से ही जाना जाता है। और इन्होंने ही अनहैप्पी इंडिया इन द 1928 में लिखा था एंड इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया 1917 में इन्होंने यहां पे ये बुक लिखी थी। करेक्ट। अब बाकी अगर थोड़ा सा बात किया जाए, मुझे लगता है इस टेबल का आप सभी को स्क्रीनशॉट करके जरूर रखना चाहिए। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय सर। महात्मा गांधी सर की बात करेंगे, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, हिंदू स्वराज एंड की टू हेल्थ, ये महात्मा गांधी सर की बुक्स थी। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हां जी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय द जवाहरलाल नेहरू। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया की बात किया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी और इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द इंडियन स्ट्रगल की बात किया जाएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। इंदिरा गांधी की बात किया जाएगा, माई ट्रुथ। जी हां, इंदिरा गांधी मैडम ने क्या लिखा, माई ट्रुथ, इन्होंने ये बुक लिखा था। सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड। और हां, अब सबसे ज्यादा आपकी एम्फेसिस होनी चाहिए कहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये नाम शायद आप और मैं कभी भूल नहीं सकते हैं। और इनसे, इनकी ये बुक्स, खासतौर पर विंग्स ऑफ फायर, आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने, मुझे उम्मीद है, पढ़ी भी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी आपको लाइफ में ना एक बार इस बुक को पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने इस अपनी बुक में लिख के गए हैं। दैट इज द विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे। खैर, ये बुक्स हैं माई कंट्री माई लाइफ, एल के आडवाणी सर। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी सर ने। नरेंद्र मोदी सर ने भी क्या लिखा, एग्जाम वॉरियर की बुक इन्होंने रिलीज किया और इससे क्वेश्चन बन सकता है। मनमोहन सिंह सर की बात करेंगे, चेंजिंग इंडिया। अब यहां पे एक मैं बाहर की भी रखा हूं, आउट ऑफ इंडिया की बात करूंगा। नेल्सन मंडेला सर की बुक, हमारी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार इसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये डिफरेंट बुक्स बाय रिटन बाय द पॉलिटिशियन। आई होप ये टेबल आपके काम की होगी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप? अब लक्षद्वीप की बात नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा, लक्षद्वीप इज द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो जरा ऑप्शंस देखिएगा। दमन द्वीप जो ऑलरेडी हमारा क्या है, हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, तो इनको तो साइड ही कर दीजिएगा, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। मिनिकॉय की बात करते हैं, जी हां, ये हमारा लक्षद्वीप का एक आइसलैंड है, बट कैपिटल नहीं है। हाँ, लक्षद्वीप का एक काफी इंपॉर्टेंट आइसलैंड है, काफी अच्छी मार्केट वाला है, लेकिन कैपिटल नहीं है। अगर बात करते हैं कवारत्ती, जी हां, कवारत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप। पुडुचेरी की बात करें, ये ऑलरेडी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल भी पांडुचेरी है, एज लाइक द दिल्ली। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है और उसकी कैपिटल भी दिल्ली है। चाहे आप बात कर लीजिएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और उसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है। सो यहां पे आंसर आपका कवारत्ती मिल गया, करेक्ट। लक्षद्वीप का थोड़ी सी यहां पे कहानियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। द फर्स्ट ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन, ओके, पहला ओपियम वॉर कब लड़ा गया? वैसे ओपियम एक्ट का नाम तो हम लोगों ने सुना है, ओपियम एक्ट 1857 में आया था और वो तो हम जानते हैं, लेकिन यहां ओपियम वॉर के बारे में बात हो रही है। एंड द ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन चाइना, जी हां, ये चाइना और ब्रिटिश एम्पायर के बीच लड़ा गया था और एक काफी इंपॉर्टेंट फाइट थी रिगार्डिंग द चाइना का। अगर हम बात किया जाए, फ्रीडम की बात आती है तो वहां पे सो चाइना एंड द ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ये फाइट लड़ी गई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हमारी एक्चुअली लड़ी गई थी, कट, ईयर गलत हो गया,
अगर ये बात किया जाएगा 1839 टू 1842, जी हां, इवन हमारे ओपियम एक्ट से पहले आया था 1839 टू 1842 के बीच में ये हमारी फाइट लड़ी गई थी, ओपियम वॉर। नेम द स्टेट बर्ड ऑफ द महाराष्ट्र। हां, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं यहां पे आपको केवल डिफरेंट स्टेट के बर्ड से रूबरू कराऊंगा, लेकिन जब आप क्लासेस में रहेंगे, नॉन फार्मा कंटेंट जब आप वहां पढ़ेंगे, तो सिर्फ ये नाम नहीं, इनकी प्रॉपर ट्रिक, और सिर्फ बर्ड नहीं, एनिमल, वहां का हमारा इंडिविजुअल जो भी वहां का आइडेंटिफिकेशन है, थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। अब यहां पे महाराष्ट्र की बात की गई है, तो महाराष्ट्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां का स्टेट बर्ड क्या है? ऑप्शन देखो, हाउस स्पैरो, छोटी चिड़िया, आपने देखी होगी ना जी, बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन पिजन इज द करेक्ट आंसर। अगर हिल मैना की बात करते हैं, जी हां, बस्तर रीजन में जो मैना पाई जाती है वो छत्तीसगढ़ की हमारी क्या है, स्टेट बर्ड है, नॉट महाराष्ट्र की नहीं है। तो आंसर यहां पे ग्रीन पिजन है। बाकी आपसे मैं जरूर कहूंगा एक बार ये देख लीजिएगा, ग्रीन पिजन। वैसे तो आप कहोगे सर पिजन तो व्हाइट होती है या ब्लैक होती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बट यहां पे क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया है स्टेट बर्ड के रूप में महाराष्ट्र का, ग्रीन पिजन की बात आती है, ये है। बट मैं आपसे फिर कहूंगा जरा एक बार स्टेट एंड देयर बर्ड, स्टेट बर्ड का थोड़ा सा जरूर एक बार टेबल ये स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, लिख लीजिएगा, काफी काम की चीज है। अगर आपसे बात किया जाएगा, यहां पे आपसे क्वेश्चंस तो यहां से था, येलो फुटेड ग्रीन पिजन की बात आती है। जैसे अगर अब दिल्ली की बात आती है, खैर अभी मैं यूनियन टेरिटरी में नहीं जाऊंगा, स्टेट में रहता हूं, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहां पे सारस आता है, और इसीलिए शायद आप लोगों ने न्यूज में देखा भी था, एक सारस को पकड़ा था तो उसके वहां पे केस वगैरह कुछ किया गया था। मींस सारस यहां का स्टेट बर्ड है, यूपी की बात किया जाएगा। अगर यही हम बात करते हैं सपोज वेस्ट बंगाल, यहां पे क्या आता है, किंगफिशर, जी हां, हमारा व्हाइट ब्रेस्टेड यहां किंगफिशर आता है। उत्तराखंड की हिमालयन मोनाल आती है। अभी हमने बात आपसे कहा किया छत्तीसगढ़ में क्या है, बस्तर हिल मैना हमारी यहां की होती है। हाउस स्पैरो कहां की है, हां जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, बिहार। हाउस स्पैरो कहां की है, जो ऑप्शन में पूछा भी गया है, बिहार के स्टेट बर्ड होती है कौन सी, हाउस स्पैरो। आप इन टेबल को जरूर एक बार देख लीजिएगा, डिफरेंट स्टेट और उनके हमारे बर्ड्स, नेशनल स्टेट बर्ड कौन से हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना कि इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है, कमेंट पे आप मुझे आंसर जरूर करिएगा। चलिए, 3 of the alternative follows a certain relation. Find the instrument which does not belong to the group. इसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट बोला जाता है। मींस हमारी यहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो उस ग्रुप में मैच नहीं कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। गिटार, वायलिन, कॉन्गा, सेलो। ओके, गिटार, टिंग डिंग 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 डिंग, गिटार, हाँ, स्ट्रिंग होती है और हमारा एक वुडन का बना हुआ, जिससे हमें क्या, आजकल खैर इलेक्ट्रिक भी आ चुके हैं, उससे हमारी एक म्यूजिक मींस ट्यून आती है, करेक्ट। वायलिन की बात करेंगे, इसमें भी स्ट्रिंग होती है और उसको हम प्ले करते हैं बाय द रॉड्स। मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, आप मुझे थोड़े बहुत मेरे शब्दों को माफ कीजिएगा। सेलो की बात करते हैं, इसमें भी स्ट्रिंग होती है, बट कॉन्गो दैट इज लाइक अ तबला, छोटा सा लंबा जो हमारा होता है ना, जिसको खड़े होके बजाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्गो। तो यहां पे ये 3 ऐसे हैं जिसमें क्या है, स्ट्रिंग है, लेकिन कॉन्गो इस कैटेगरी से नहीं मिल रहा है, इसकी क्लास अलग है। तो आप यहां पे देखिए जरा, गिटार, वायलिन और शेलो, ये डायग्राम देखिएगा, ये तीनों हमारे क्या है, स्ट्रिंग ऑपरेटेड है, लेकिन कॉन्गो की बात करेंगे नहीं। दिस इज नोन एज द टुम्बाडोरा, इसको बोला जाता है, और इसको इस खड़े होके बजाया जाता है बाय द हैंड एंड यहां पे पाम एंड फिंगर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके कॉन्सियसनेस को चेक करेगा, कितना ज्यादा आप कॉन्सियस हैं क्वेश्चन को पढ़ने में, वो आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जरा देखिएगा, प्रतीक along with his 3 kids were watching cricket match on television. There was an advertisement for remote controlled toy car. Toy car का एडवर्टीजमेंट आ रहा था। The phone number flashes on the screen briefly and they all try to remember the 10-digit phone number. By the time Pratik grabs a pen and paper, each of them recollect a different number. अब देखिए, ये यहां पे कहा जा रहा है
प्रतीक और उसके 3 बच्चे थे जो साथ में पिक्चर देख रहे थे या कोई क्रिकेट देख रहे थे, और ड्यूरिंग क्रिकेट मैच एक एडवर्टीजमेंट आता है टॉय कार का, और वहां पे एक नंबर दिया जाता है। उस नंबर को इन्होंने याद किया, 10 डिजिट का नंबर इन्होंने याद किया। अब ये आपसे पूछा जा रहा है, चलिए उस 10 नंबर को फाइंड आउट करिए क्या थे। अब देखो ऑप्शन के चलते हैं। All of them agree that the first 3 number is 989। सभी इस बात पे एग्री हैं कि शुरुआत के 3 नंबर 989 है। करेक्ट। 3 kids agree that the fourth number is 6। चौथा नंबर क्या है? 6 है। ओके। 3 agree that the fifth sixth number is 28। पांचवा और छठवां नंबर क्या हो गया? 28 हो गया। 3 agree that the 7th, 8th number are 38। All are agree that the last 2 digit of 10 digit number is 42। अब जरा देखिएगा ये 10 डिजिट का नंबर हो चुका है क्या? बिल्कुल 9896। अब ऑप्शन पे देखो और 9896 से शुरुआत करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ गया 9896283842। लो भैया कितना इजी है ना? इजी। केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड का यहां पे यूज किया गया है। चलिए राइट आंसर आप सभी को भी मिल गया, कुछ कहने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक इन अ गार्डन, मॉर्निंग वॉक चल रहा था, पॉइंटिंग टू अ राजेश। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां से है? ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और इसको इतना फनी तरीके से शायद हमारे बच्चे फार्मासिस्ट कोर्स या डीआई कोर्स में पढ़ते हैं, शायद उनको कभी ऐसे क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा। चलिए जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है ब्लड रिलेशन, फटाफट आंसर करिएगा। खैर यहां पे चलिए बाकी बच्चों को मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। पद्मा सेड, पद्मा ने राजेश की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्या कहा? He is the brother of my uncle's daughter। Is राजेश related to पद्मा? जरा ध्यान दीजिएगा, पद्मा ने क्या बोला है? ये है पद्मा मैडम, और इन पद्मा मैडम ने बोला कि he is the brothers of my uncle's daughter। अब पद्मा के अंकल हमेशा ऊपर ले जाइएगा, और इसको हम बनाते हैं कैसे? जब फीमेल होगा लाइक दिस, और जब मेल होगा तो हमेशा स्क्वायर बॉक्स बनाइएगा। चलेगा? अब अंकल्स डॉटर, अंकल की बेटी, चलो भैया डॉटर आ गई, और डॉटर्स ब्रदर चल रहा है, डॉटर का भाई, इनका भाई। अब देखो ये पद्मा के अंकल की बेटी है तो ऑब्वियस सी बात है कजिन हो गए, और वो भी तो कजिन ही हुआ ना, तो पद्मा और राजेश इज रिलेटेड टू पद्मा। कैसे? कजिन है कि नहीं? हाँ जी, कौन हुए? कजिन हो गए। तो सिंपल आप यहां पे आंसर कर सकते हो, कजिन का रिलेशन है पद्मा राजेश, ब्रदर्स अंकल, अंकल्स डॉटर, डॉटर्स ब्रदर, आपका बन गया। मींस पद्मा ने क्या कहा कि ये मेरे चाचा के बेटी के भाई हैं। सिंपल, चाचा के बेटी के भाई यानी मेरे भाई ही तो हुए, कजिन हो गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। स्टडी द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द सिमिलर फिगर अमंग द अल्टरनेटिव which having analog relations to the given set of figure। देखिए ये है रीजनिंग जहां पे आपको फुल्ली कॉन्शियस होके बैठना पड़ेगा और तब आप आंसर दे पाओगे। कैसे? जरा देखिएगा, यहां पे आपको 3 चीजें ध्यान देनी है क्वेश्चन में। पहला क्या? केवल आप एरो मत देखिएगा कि एरो किधर किधर जा रही है, नहीं। पहला एरो, दूसरा सर्कल, और तीसरा सर्कल के अंदर का डिवीजन। ये 3 चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाली चीज। करेक्ट? अब आपसे क्या बोला गया है? पहले वाले में देखना, पहले में क्या हो रहा है? पहले में क्या हो रहा है कि ये जो एरो है वो सर्कल के अंदर का जो एरो है वो दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मींस समझ में आ रहा है? दोनों 90 डिग्री एंगल पे आ रहे हैं। दूसरे में आओ, यहां भी एरो और ये सर्कल के अंदर का डिवीजन 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, बन रहा है। दूसरा पॉइंट। तीसरे में आइएगा, यहां देखो क्या देखने को मिल रहा है? ये एरो मतलब ये इसके अंदर का डिवीजन
और ये एरो हमारी जा रही है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है बट सेंटर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइएगा, ये डिवीजन और ये एरो फिर से 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, सेंटर से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 90 डिग्री तो आ रहा है ना। अब आगे चलिएगा, अब ऑप्शन देखिए कैसे मैच करेगा। पहले में देखिएगा, ये डिवीजन ये एरो 90 डिग्री आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल 90 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन दूसरा देखिएगा, ये लाइन ये ऐसे, क्या ये 90 डिग्री एंगल बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा, कोई मैच नहीं है। ये यहां से कोई 90 डिग्री नहीं, ये यहां से पैरेलल है, ये कोई 90 डिग्री नहीं। वैसे भी यहां पे सर्कल भी ध्यान देना है, ये अगर यहां पे 90 बन भी रहा होता तो सर्कल नहीं उस लेवल पे होता, तो इसलिए ये आंसर वैसे भी नहीं होता। अब आपने आंसर सिंपल निकालना था, इसके आगे की लाइन कौन सी बनेगी? ए बनेगी। कितना इजी है कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट इज कॉल्ड एज द रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा मेंटल एबिलिटी, मेंटल वर्क करना पड़ेगा, शांत नहीं बैठना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं, फार्मा आप पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, खुद से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन नॉन फार्मा का क्या करोगे? कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे? अब ये देखिए, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, रीड द डेटा गिवन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। केयरफुली रीड करिए और आंसर करिएगा। The following Venn diagram shows information about the number of officers who speak 3 different languages in the army camp at XYZ। कोई एक कैंप है, वहां पे 3 लैंग्वेज यूज होती हैं, पंजाबी, बंगाली और हिंदी, ये 3 लैंग्वेज यूज की जाती हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ऑफिसर स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज इन द कैंप ऑफिस। अब इसमें से कितने ऐसे पर्सन हैं जो केवल 2 लैंग्वेज यूज करते हैं? अब जरा यहां देखिएगा, 48 नंबर की बात करोगे, 24 की बात करोगे, 18 की बात करोगे, ये वो पर्सन है जो केवल 1 लैंग्वेज बोलते हैं, तो इनको तो साइड कर दीजिएगा। अब 3 लैंग्वेज बोलने वाले जो तीनों में कॉमन हो, वो तीनों में कॉमन अगर आपको देखने को मिलेगा तो तीनों में कॉमन तो सिर्फ ये है जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज द 4 पर्सन। लेकिन रिमेनिंग अगर आप 6 पर्सन की बात करोगे, ये 6 पर्सन ये हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, ये 16 की बात करोगे ये बंगाली और पंजाबी बोलते हैं, और ये 12 की बात करोगे तो ये पंजाबी एंड बंगाली बोलते हैं। मींस आपके पास यहां पे क्लियर कट आंसर है कि कौन से हो गए। तो 2 लैंग्वेज वाले हमारे 12 प्लस 6 प्लस 16, और टोटल आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ रहा है? टोटल 34 पर्सन ऐसे हैं जो कितनी लैंग्वेज बोलते हैं? 2 लैंग्वेज बोलते हैं। सो राइट आंसर इज द बी आंसर। यहां पे आपका करेक्ट हो रहा है, 34 इज द करेक्ट आंसर। आया सभी का आंसर? बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि आपसे कितने 2 लैंग्वेज वाले हैं, कितने 3 लैंग्वेज, कितने 1 लैंग्वेज, टोटल बताना था। ध्यान दिया ना? चलिए नेक्स्ट। If the transparent paper is folded at the dotted line, what would be the result of the following? अब ये ट्रांसपेरेंट पेपर था, इसमें कुछ कलाकारी की गई है और इसको सेंटर से क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया गया। ट्रांसपेरेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, यानी इधर वाला पूरा इधर दिखेगा। अब अगर ये इधर पलट के आएगा तो ये ऐसे इसमें बन जाएगा, सर्कल आधा ऐसे दिखने लग जाएगा, और जब इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर आपको एक ऐसा टाइप से स्क्वायर दिखेगा। दिखेगा क्या? अब जरा देखिएगा आप, क्या यहां पे देखने को मिलेगा? हाँ, इधर आ जाओ। अगर हम बात करते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, इधर ये पूरा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी ए। जी हां, जहां पे हमारा वो मैच कर जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इधर का उधर दिखेगा, यहां पे वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What would be the next number in the series? अब देखिए यहां पे आपसे ये क्वेश्चन क्या चल रहा है? This is simply the series. सीरीज कंप्लीशन बोला जाता है, जहां पे आपको सीरीज कंप्लीट करना है और उस चीज को फाइनल करना है। 4, 12, 36, 108, इनके बीच में डिफरेंस देखो जरा। 4 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है? अगर आप बात करोगे 8, ठीक? यहां पे डिफरेंस नहीं। अच्छा एक मिनट, अगर 4 मल्टीप्लाई 3 करो, 12 मल्टीप्लाई 3 करो, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 करो,
तो आ रहा है क्या? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108 एंड 108 मल्टीप्लाइड बाई 3 की बात करोगे तो 324 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको मल्टीप्लाइड बाई 3 करना था। हार्डली 10 सेकंड भी आपको इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है? 7 takes part in a carom games contest. Each one has to play with the every other. On how many game must they play? ऐसे टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत कॉमन है ये। अब इस टाइप में कभी हो सकता है गेम से पूछे, कभी हैंड शेकिंग से पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला करना है। और फॉर्मूला क्या है? n-1 डिवाइडेड बाई 2। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और ना परेशान करेंगे। जरा रखो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या आंसर आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21। लीजिए आंसर आपका 21 आ गया। कुछ नहीं करना था, एक फॉर्मूला है। कभी भी ऐसे टाइप से आए तो बस आपको याद रखिएगा कितने बात हो रही है। जैसे 7 की बात चल रही है तो 7 10 11 12 कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? मेरा फॉर्मूला मुझे याद है n-1 डिवाइडेड बाई 2। बस ये अप्लाई कर दीजिएगा, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, चूज द नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स व्हिच होल्ड द एनालॉग रिलेशन एज द गिवन। ओके, आपको यहां पे इसे एनालॉगी बोलते हैं, जहां पे हमारा क्या होता है, एक का दूसरे से कोई रिलेशन होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर 144:13 और अगर यहीं पे मैं 4 डॉट्स रख के अब आपसे पूछूं आगे बताइए क्या, तो अब आपका आंसर क्या होगा? जरा रिलेशन देखिएगा, इससे क्या रिलेशन मिल रहा है? 144 इज द स्क्वायर ऑफ द 12, करेक्ट? 12 का स्क्वायर है और 12 प्लस 1 कर देंगे तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, आएगा। अब इनमें देखो किसी का रिलेशन ऐसा बन रहा है क्या? पहला वाला 169 किसका स्क्वायर है? 13 और 13 प्लस 1 करोगे तो 14 आएगा, यानी ये गलत है। आगे इधर अगर चलिएगा 324, वैसे 16 का स्क्वायर तो बिल्कुल भी ये नहीं होता है। 15 का स्क्वायर 225 पे हम चलते हैं, 16 के स्क्वायर पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप करके एक बार देख लीजिएगा। 289 16, हाँ यहां पे अगर आप बात करोगे 289 की बात करोगे, ये 17 का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। कितना है? 17 का स्क्वायर। अब अगर आप बात करोगे 17 प्लस 1 करोगे तो 18 आएगा, जो कि ये गलत है, करेक्ट? नेक्स्ट 225 15 स्क्वायर प्लस 1 करोगे 16, लीजिए आपका आंसर आ गया। एनालॉगी, इससे हम बोलते हैं एनालॉगी। और अगर एनालॉगी समझना है तो थोड़ा सा, एनालॉगी सिर्फ नंबर की नहीं होती, नंबर, अल्फाबेट, मिक्स्ड, डिनोमिनेटर, बहुत टाइप की एनालॉगी होती है। और शायद मेरे बच्चों ने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया है। कुछ नहीं करना था, सिंपल एक चीज समझना था, रिलेशन उनके बीच का। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं मैथ की तरफ। हाँ, पर्सनली मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि ये मैथ का पेपर वाकई अपने लेवल से बहुत ज्यादा टफ था। रीजन क्या है? वी आर द फार्मासिस्ट और हमने मैथ को 10th और ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे 12th तक लेके आए होंगे, उसके बाद छोड़ दिए होंगे। हाँ, हम बी फार्मा में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन वो उतने काम की नहीं होती है, उतने लेवल की नहीं होती जितने लेवल की ये मैथ है। चलिए फिर भी कोशिश करूंगा, आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश रहेगी। और अगर गलतियां हो गई तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल सकता हूं, क्योंकि हाँ मैथ थोड़ा हाई है। इफ L स्टैंड फॉर द प्लस, L आपको बोला गया, L किसके बराबर है? प्लस के। M स्टैंड फॉर द माइनस, ओके, N स्टैंड फॉर द X एंड P स्टैंड फॉर द डिवीजन। अब आप इसमें पहले ये इक्वेशन दी गई है, इसमें नंबर्स को चेंज करो। अगर आपसे पूछा गया 8 N है, N यानी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3, L दिया है यानी प्लस कर दीजिएगा 1 के बाद हमारा 8, अच्छा 18 है, कोई बात नहीं। P दिया गया है यानी डिवीजन लगाना है, और डिवीजन लगाने के बाद आपको यहां पे क्या लिखना है? 6, ओके। M हमारा क्या दिया गया है? माइनस और -6। अब सर ये क्वेश्चन कैसे होगा?
इस तरह के कभी भी मैथमेटिकल इक्वेशन कभी ऐसा दे सकता है, कभी नहीं भी दे सकता है। अगर कभी ऐसा दिया जाए तो एक फॉर्मूला हमेशा आपको याद आए, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? बॉड मास। जरा लिख लीजिएगा, क्या है? बॉड मास। बी फॉर सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओ फॉर ऑर्डर, अगर ऑर्डर स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ अंडर रूट ऐसा दिया गया है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारे इक्वेशन में डी यानी डिवीजन, एम यानी मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो अब सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डिवीजन। अब जरा देखिएगा, आपके इस इक्वेशन में डिवीजन है तो कुछ मत करिए, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 3 माइनस 6, आ जाएगा ये? बिल्कुल आ जाएगा। अब आपको क्या देखना है? मल्टीप्लीकेशन। देखो कहां है मल्टीप्लीकेशन? यहां है, 24 प्लस 3 माइनस 6। अब एडिशन करना है, अब करोगे 27 माइनस 6, अब माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 21 रेडी है, लगा दीजिए आंसर। कोई आपको कभी गलत नहीं कर सकता है। बस ये फॉर्मूला, क्योंकि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स आपसे जैसे आप सोशल मीडिया पे रील वगैरह देखते रहते हो ना, वहां पूछा जाता है इतना माइनस इतना प्लस इतना इक्वल क्या? 0 माइनस 1 प्लस 3, बताइए क्या आएगा? मैक्सिमम बच्चे आंसर -2। नहीं, वहां की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सोचना है। पहले क्या करना है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, आंसर आपका 21 आया। कैसे आया वो आपने देखा, आपको प्रॉपर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ number x is short of y by 20%. सपोज x है और x की बात चल रही है। ओके बच्चों, मैं 8 क्यों लिख रहा हूं? x है, हाँ जी, x है और x is short of y by 20%. x y से 20% शॉर्ट है। माना अगर x, सपोज मेरा x की वैल्यू अगर सपोज मैंने बोला 100 है, जस्ट इमेजिन, तो y कितना हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। आएगा ना? परसेंट की बात चल रही है इसलिए मैंने यहां पे 100 सीधे ले लिया, 20% कम हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है? देन व्हाट परसेंट इज y इन एक्सेस ऑफ x? अब बताइए y कितने नंबर x से शॉर्ट, नहीं कट करो पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर x इज शॉर्ट ऑफ y बाय 20%, देन व्हाट परसेंट इज y इन एक्सेस ऑफ x? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 50% ऑफ द 200 विल बी द समथिंग लाइक दिस। ये भी जीके जीएस ही है, परेशान मत होइए। अब देखो क्या बोला गया है, x इज शॉर्ट ऑफ y बाय 20%। सपोज हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो y है वो 100 है सपोज, तो x कितना हो जाएगा? 20% कम हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं? 20% कम हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है देन व्हाट परसेंट इज y इन एक्सेस ऑफ x? x से कितना परसेंट ज्यादा है y? अब यहां पे आपको ये नहीं देखना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहां देखना है x कितना है? 80, और 80 से कितने परसेंट ज्यादा है y? कुछ स्टूडेंट्स बोलने लग जाएंगे सर 20% ही तो है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनो पहले, x 80 है, करेक्ट है, तो 80 का 20% कितना होगा? 16 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 20% बोल दिया तो मतलब वो 96 है क्या y? नहीं। हां, अगर x का 25% आप निकालोगे तो आ जाएगा कितना? 20 आएगा कि नहीं? अरे 80 100% इमेजिन करके चल रहे हैं, तो 80 का 50% हो जाएगा 40, और 40 का 50% हो जाएगा 20, यानी हमने बोला x जो 80 है, 80 का 25% कितना? 20,
और अगर हम 20 की बात कर दे तो y हो जाएगा ना। हाँ, यानी हमारा जो y है वो x की वैल्यू के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। नहीं समझे क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पे केवल और केवल आपको कंफ्यूज कराया जा रहा है और कुछ नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले बोला कि आपको सिंपल करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। y is in excess by the x by 25%। चले, अगला क्वेश्चन तो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स तुरंत स्किप कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये मैथ आपके इस क्वेश्चन में भी आएगा और 20 मार्क्स का आएगा, तो हल्के मत लीजिएगा। a square plus b square plus 1 upon a square plus b square is equal to the 51, then the value of the ab minus 1 upon ab is। सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा भी है a स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमने 10th 12th तक पढ़ा था बस। करेक्ट, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैथ वहीं से निकाल लाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो आपके पास दिया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, ए बी माइनस 1 अपॉन ए बी, अगर इसका स्क्वायर पूछ लूं, आप लोग बुरा मत माने तो मुझे बता सकते हैं क्या? ए माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू द ए बी स्क्वायर आएगा प्लस 1 अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस 2ab और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए बी आएगा क्या? जरा आप सभी लोग कंफर्म करिएगा। यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए बी। सिंपल। अरे फॉर्मूला ये होता है, मुझे इतना तो थोड़ा सा मुझे भी याद है यार। a प्लस बी स्क्वायर जब हम माइनस ले रहे हैं सपोज, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही तो लिखा है, बस ab दिया है तो थोड़ा नंबर ज्यादा हो गया। अब अगर आप इसको देखोगे, ये ab कट जाएगा क्या? तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो बढ़िया। अब आपके पास क्या दिया गया है? ये वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दी गई है। दी गई है क्या? जी दी गई है। अब अगर मैं आपसे यहां पे उसी को पुटअप करा दूं तो आप क्या बोलोगे? जरा कंफर्म करिएगा। यहां पे इसको रख दीजिएगा, 51 माइनस 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 49। सर आंसर आ गया क्या? अरे नहीं, ये 49 क्या आया है? स्क्वायर की वैल्यू आई है, और हमें आपको क्या बताना है? ab अपॉन माइनस 1 अपॉन ab बताना है, स्क्वायर हटाना है, तो इसका अंडर रूट कर दोगे तो क्या 7 आ जाएगा क्या? कितना इजी है बताओ। सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना था और आंसर दे देना था। आया क्या आंसर? एक फॉर्मूला, ये बचपन वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर, यही था। आया जी, 7 आ गया। चलिए नेक्स्ट। द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 9:16। अच्छा, आपसे बोला गया कि आपके पास यहां पे ट्राइंगल है, और ट्राइंगल है, ओहो, चलिए जो ट्राइंगल है उनमें से बोला गया कि यहां पे साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अच्छा, टू सिमिलर ट्राइंगल है, लीजिए भैया, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनके जो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल 9:16 है, मतलब 2 हमारे यहां पे इनके, अगर मैं आपसे बात करूं, then the area of these triangles are in the ratio। नहीं समझे? फिर से समझो, मैंने क्या बोला? पहला वाले का जो ट्राइंगल है उसका जो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो कितने हैं? 9 है, और जो दूसरा वाला है
वो 16 है, थोड़ा बड़ा है। साइड्स की बात हो रही है, किसी भी एक साइड की बात कर लीजिएगा। अब इनका एरिया बताइए। वैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? अगर ट्राइंगल का एरिया की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है? लेंथ इनटू मतलब ए बी हमारी मल्टीप्लाइड होती है क्या जी? तो अगर आप यहां पे कर देंगे, अगर आप सिंपली यहां पे कर देंगे तो 9 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कर दीजिए। पहले वाले का 9 स्क्वायर, दूसरे वाले का 16 स्क्वायर, आंसर आ गया 81,256। आया क्या? नहीं समझे? रुको फिर से देखो, मैंने आपसे अभी क्या बोला है कि उनका जो रेशियो है साइड का, वो कितना डिफरेंस है? 9:16 है। अरे तो एरिया कर दीजिए ना, एरिया स्क्वायर में कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्राइंगल का फॉर्मूला देखोगे तो क्या आता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी हमारी दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। रेशियो ऑफ देयर एरिया 9 स्क्वायर 16 स्क्वायर बन गया ना 18 इंटू 256। बस स्क्वायर ही तो करना था जी। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लासेस में रहेंगे, अभी थोड़ा क्वेश्चन पे चलो। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 144 मीटर स्क्वायर। एक आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया है और इसका जो एरिया है 144 मीटर स्क्वायर है। इफ द लेंथ हैड बीन 6 मीटर मोर। अब देखो, अब अगर हमने यहां पे क्या बोला, अगर इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ और ये विड्थ हम रख रहे हैं सपोज। अब इसमें आपसे बोला गया अगर लेंथ को 6 मीटर ज्यादा कर दिया जाए एंड द एरिया हैज ऑल्सो बीन 54 मीटर स्क्वायर मोर। मतलब जब आपकी लेंथ उसकी जो 6 मीटर ज्यादा हो जाती है और उसका जो क्या एरिया है, अब नए वाले का जब 6 मीटर ज्यादा हो गया तो वो 54 मीटर ज्यादा है। तो 144 प्लस 54 इसको ऐड कर दीजिएगा, या इसका एरिया कितना हो गया? 198 मीटर स्क्वायर आ गया क्या जी? देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फील्ड इज। अब आपको क्या बताना है कि जो हमारा ये फील्ड है इसका ओरिजिनल लेंथ कितनी है, समझे? चलो अब बताओ क्या होगा। सर ऐसे कैसे हमें पता होगा? हाँ बिल्कुल बात सही है, कुछ नहीं करना है, परेशान तो पहले बिल्कुल भी नहीं होना है। अरे बहुत सिंपल है, करके देखें, कंफ्यूजन नहीं। देखो क्या है, अब आपसे क्या होता है, पहले रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का लेंथ इनटू विड्थ, ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर का एरिया, ये इसका एरिया आ जाता है। चलिए बढ़िया। अब अगर मैं यहां पे चलता तो मुझे क्या देखने को मिलता? L इंटू विड्थ इज इक्वल 144। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछ लूं कि विड्थ कितनी हो गई, विड्थ कितनी हो गई, तो क्या मैं 144 डिवाइडेड बाई L कर दूं क्या? सिंपल है, रख सकता हूं, विड्थ की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आओ, यहां पे आपसे क्या बोला गया है, फिर से सुनो। विड्थ में कोई चेंज नहीं किया गया, इसका और इसका विड्थ सेम है, चेंज खाली लेंथ में है और एरिया में हुआ है। अब यहां पे अगर आप चलोगे तो क्या देखने को मिलेगा? लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल 198 आएगा। लेकिन यहां L की सिर्फ नहीं है, यहां पे L प्लस 6 है, इसका लेंथ है। L प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं। यहां पे आपसे क्या दे रहा है? L प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, अब आ जाएगा इसका एरिया 198। विड्थ की वैल्यू हमने यहां से कुछ निकाला है क्या जी? अब देखो क्या है, L प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 144 बाई L इज इक्वल 198 आ जाएगा। L को इधर भेज दें क्या, तो यहां पे क्या मिल जाएगा? L प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 144 इज इक्वल 198L आ जाएगा, आ जाएगा। अब 144 को इसमें मल्टीप्लाइड कर दो
तो 144L प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26 और 6 कम 6 2 8 मींस 864 इज इक्वल टू द 198L। बढ़िया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं आगे चल के मैं यहां पे 864 को इधर रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 144L को इधर भेज दूं तो क्या मिलेगा? 198L माइनस 144L। अब जरा बताओ कितना हुआ? आप इसका आंसर तो 54 आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं सर, 54L आ जाएगा। और अगर L की वैल्यू अब आपसे मैं पूछ लूं तो कितना आ जाएगा? 864 डिवाइडेड बाय 54। चलिए करके बताइएगा। 1 यहां पे जाएगा, बच जाएगा कितना? 32 और 5 6। जी हां, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 16। करके देखिए कितना आ गया? 16। क्या ये 16 मीटर आया क्या? देखो जरा, अरे वाह 16 मीटर आ गया। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत होगी, स्क्वायर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, या हम सिलेंडर का फॉर्मूला या ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया और हमारा एरिया पे मेनली बात करेंगे, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप देखोगे तो कैलकुलेशन यहां पे आपको 16 मीटर आएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से करिएगा, लेकिन मे बी ये टफ हो सकता है, मैंने आपको सिंपल करने की कोशिश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ओके, आपसे क्या बोला गया? 2 सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, और ये जो 2 सर्कुलर सिलेंडर हैं इनका वॉल्यूम इक्वल है। बढ़िया, मतलब वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू द V2 है। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 1:2, लेकिन उनका जो रेशियो ऑफ हाइट है 1:2 है। 1:2 है क्या? हाइट की बात है। बढ़िया। देन द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, उनकी जो रेडियस है, रेडियस की रेशियो क्या होगी, या सिंपल फाइंड आउट करना है। एक मिनट, सिलेंडर की बात चल रही है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का अगर बात चल रही है, सिलेंडर वॉल्यूम 2πr²h क्या होता है? नहीं, क्या होता है? πr² होता है। अब अगर मुझे बताइएगा, मैं अगर आपसे यहां पे बोला कि क्या बोला? V1 इज इक्वल टू द V2, तो अगर मैं यहां पे आपको रख दूं, पाई में तो कोई बदलाव नहीं होगा, R1² H1 इज इक्वल टू द πr2² H2। क्या लिख सकता हूं? क्या ऑब्वियस बात है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब आपसे बोला गया जो हाइट का रेशियो है वो 1:2 है, यानी ये वाला मेरा 2r1 का स्क्वायर होगा, 2r1 का स्क्वायर होगा। अब हाइट का एरिया हाइट का रेशियो बताइए। पाई तो बदलेगा नहीं, जो हमारा हाइट है वो 1:2 के रेशियो में है। अब आपसे पूछा गया रेडियस 1:2 अगर इधर गया है तो उधर हमारा उल्टा हो जाना चाहिए, और लेकिन स्क्वायर की बात चल रही है तो अंडर रूट आएगा, यानी अंडर रूट 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। 2:1 मत लाइएगा। क्यों? जरा एक बार रुकिए, समझिए। ये मैंने आपसे बोला πr² हमारा चल रहा है 2h1 1 का r1 का, और r2 का बात चल रहा है πr² h चल रहा है, h की हाइट है अलग हो गई। अब यहां पे h की रेडियस अलग थी तो h हमारा बदला है, लेकिन r तो स्क्वायर में है ना,
इसीलिए तो हमने यहां पे क्या बोला, हमारा ये R1 क्या हो जाएगा, √2 इंटू R आ जाएगा, और ये सिंपल √2:1 हमने आंसर किया। थोड़ा सा बेसिक वाली चीज थी, एक बार जरूर इसको देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चंस देखने के बाद तो मुझे लगा नहीं, ये फार्मासिस्ट के लेवल का नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर आर 48 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, एक दूसरा, पहले वाले का जो पेरीमीटर है वो 48 है, ओके, एंड दूसरे वाले का जो पेरीमीटर है वो 36। अच्छा, पेरीमीटर समझते हो ना, स्क्वायर है तो चारों विड्थ सेम होंगी, यानी अगर मैं इसका L मानू, L L L L, तो 4L इज इक्वल टू द 48, और यहां पे अगर मैं इनकी सपोज मैं A मान लू, तो इनमें 4A इज इक्वल टू द 36। तो L अगर इसकी मैं पूछूं, इसकी L कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और इसकी L कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आएगी क्या, दोनों की लेंथ हमें मिल गई, हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर दिया गया था। आगे बढ़ो, देन द पेरीमीटर ऑफ अ थर्ड स्क्वायर, ओके, अब यहां पे आपके पास एक और स्क्वायर है, ओके, थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 स्क्वायर। अच्छा, इनका एरिया बताओ जरा, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया पूछूं पहले वाले का, तो आप मुझे क्या बताओगे, लेंथ इनटू विड्थ, यानी 12 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा, 144 आएगा, दूसरे वाले का एरिया कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, जरा माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 63। ये 63 जो आया है वो इसका एरिया है, इसका एरिया कितना है, 63 है। आगे बढ़ो, अब आपको बताना क्या है, देन द पेरीमीटर, आपको इसका स्क्वायर नहीं बताना है, स्क्वायर तो आपने बता दिया, अब इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये हमने क्या बोला, ये इज इक्वल 63 क्या है, 4L की वैल्यूज है, क्या है, 4L की वैल्यूज है। अब अगर मैं 63 का बात करूंगा तो अराउंड इसका लेंथ जो आए, नहीं अभी ये सॉरी, ये एरिया है, ये एरिया है, और एरिया यानी हमारा L इंटू L होगा। अगर मैं स्क्वायर पे निकालूंगा तो इसका 8 तो नहीं आएगा, अराउंड 7 समथिंग आएगा, मैं समथिंग पे नहीं जा रहा हूं, 7 ले ले रहा हूं। तो इसका जो लेंथ हुआ, इसकी जो लेंथ हुई वो कितनी हुई, 7, एरिया 63, लेंथ 7। अब पेरीमीटर आपको बताना है, लेंथ 7 आ चुकी है, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पेरीमीटर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 7 ये होगी, 7 ये होगी, 7 ये होगी, आंसर 28 होगा। लीजिए भैया, कितना इजी आंसर है, 28 सेंटीमीटर। बस आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फ्लो में बहते जाना है, जब तक आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं बहोगे ये आंसर नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कैलकुलेशन पूरा आपको दिया गया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिंस मेरे तो ज्यादा ये समझ में आया नहीं, मैं कोशिश अपनी वाली टेक्निक से ही आपको समझाने की करूंगा, अगर समझ में आया हो तो बताइएगा जरूर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे पास क्या है, अ राइट पिरामिड, ओके, 10 सेंटीमीटर हाइट has a square base of which of the diagonal is 10 centimeter, the whole surface area is, मतलब एक तो एडवांस, एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की मैथ आपसे पूछी गई। देखिए यहां पे क्या पूछा गया है कि एक स्क्वायर है, चलिए मान लीजिए, सपोज स्क्वायर बना या नहीं बना माफ कीजिएगा, लेकिन स्क्वायर है मान लीजिए, और यहां पे क्या बोला जा रहा है, जो स्क्वायर की डायगोनल है, इस स्क्वायर की जो डायगोनल है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, बढ़िया। और जो आप यहां पे एक बना है क्या, राइट पिरामिड बनाया गया है, यहां बना क्या है, राइट पिरामिड बना है। अब राइट पिरामिड मतलब ये एक बेस हो गया, सपोज ये एक बेस हो गया, और बेस पे कुछ ऐसा टाइप से यहां पे पिरामिड बनेगा, यानी
अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एक हमारा कुछ ऐसा, देन ऐसा, फर्दर यहां से कुछ ऐसा आएगा और ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। मतलब ये रेड हमारा नीचे बेस है और बेस के ऊपर पिरामिड बना गया है। और पिरामिड की जो हाइट है वो हाइट कितना दिया गया है, यानी अगर मैं इस सेंटर को मान लूं, इस सेंटर पे अगर हम चलेंगे, इस सेंटर से इसकी जो हाइट है ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट हो गई ये भी हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब आप बताइए इसका टोटल ओवरऑल एरिया कितना होगा। मतलब ठीक है थोड़ा हाई लेवल की है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए थोड़े से चीजों को सिंपली करिएगा। यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, एक तो आपका स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, और यहां पे ये डायगोनल की रेंज दी गई है। अब ये भी अच्छी बात है, डायगोनल दिया गया है, यहां पे साइड नहीं दिया गया है। अब अगर मैं इसको आप सिंपली बात करूंगा तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जब पिरामिड की बात आती है तो हमेशा इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और वो हमारा क्या होता है, यहां पे हम रखते हैं क्या, सबसे पहले हमारा आता है हाइट ऑफ द पिरामिड, यानी हमें यहां पे फाइंड आउट, ये देखिए ये हाइट यहां से है लेकिन हमें क्या देखना है, सेलिसिएट वैल्यूज देखनी है। यानी अगर मैं बात करूंगा यहां से हमारे इस पिरामिड की हाइट कितनी है, मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्दर अगर मैं इसको ए बी सी डी की बात चल रही है तो पहले मुझे क्या पता करना है, मुझे यहां पे ये तो मेरे पास सेलिसिएट हाइट दी गई है ना, लेकिन साइड हाइट कितनी है मुझे वो देखना है। और प्लस अगर मैं यहां पे बात करूंगा दूसरा, मेरे पास ये वाली वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 10/√2 हो जाएगी। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्योंकि पूरा है 10 सेंटीमीटर, और अगर जब मैं एक एरिया यहां पे चलूंगा तो 10/√2 आ जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे साइड स्क्वायर, ये पूरे ए से बी की रीडिंग आपको वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी और ए बी स्क्वायर आएगा। यानी ओवरऑल यहाँ पे देखो आंसर आपका 200 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन अगर मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे कराऊं, जरा देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पे क्या चलता है। अगर मैं बात करता हूं किसी भी पिरामिड के स्क्वायर को एरिया को निकालने, सरफेस एरिया को निकालने के लिए, तो लेटरल सरफेस एरिया यानी जो हमारे ये साइड वाले एरियाज है ना, ये चार इसमें हमारे ट्रायंगल बनेंगे। इन लेटरल सरफेस एरिया प्लस स्क्वायर बेस का सरफेस एरिया और जो साइड है इस साइड का स्क्वायर आएगा। यही हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने यहां पे क्या बोला, हमारा जो साइड कितना आया है, डायगोनल हमारा कितना है 10/√2 हमने कर दिया। हमारे पास जो हमारी डायगोनल से हमारी ये तो डायगोनल थी पूरे डायगोनल, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल दिया। और जो हमारा हाइट यहाँ पे है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला रखेंगे, क्या फॉर्मूले पे रखेंगे, हाइट ऑफ द ट्रायंगल कितना आएगा, यहाँ पे अराउंड जब हम रखेंगे तो हमारा क्या होता है, एक मिनट, ये पाइथागोरस थ्योरम, आपके पास ये वैल्यू दी गई है, आपके पास ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है, तो क्या आप ये वाली वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं और ये पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। यानी हमारा ए स्क्वायर, अगर ये हाइट हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हम क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू मांगूंगा तो आप क्या बोलोगे, √b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंस मेरे पास b की वैल्यू यहां पे दी कितनी गई है, ये मैंने बोला 10 दिया गया है, हाइट हमारे पास 10 दिया गया है, 10 का स्क्वायर रख दिया गया अंडर रूट में। और दूसरा हमने क्या बोला, हमारे पास जो डायगोनल का हमने रेडाई निकाला तो 10/√2 हो गया, लेकिन हाफ तो हमने क्या बोला यहाँ पे ब्रैकेट में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द 10/√2 द पावर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो अराउंड आएगा आपका 10 स्क्वायर मीटर, अराउंड 10.6 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्स आएगा। ये अभी आपकी साइड स्क्वायर आई है। अब आपको यहां पे लगाना है फॉर्मूला 4 और हमारी साइड कितना है, हाफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय द EG, यानी हमारा ये E से G की हमारी जो रीडिंग आई है, और ए बी स्क्वायर, तो ये करेंगे तो अराउंड 150 प्लस 50 स्क्वायर यानी 200। थोड़ा ओवर लेवल का मैथ है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा इतने लेवल पे अब आप तैयारी करना जरूरी है या करना चाहिए, लेकिन आप बेसिक मैथ आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन,
If cot theta is equal to the 5/6, then the value of 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta is equal to, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही भाग लिए कि सर ये cos थीटा sin थीटा 10 तक पढ़े थे, अब नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे cot थीटा का पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सिंपल आप बोलते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा। अरे फॉर्मूले पे आपको दिया गया है तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 5 और sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब रख दीजिए ना उस फॉर्मूले पे, क्या दिक्कत है? रखोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 6 और यहां 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 1 माइनस 5। कितना सिंपल तो है, काय परेशान हो रहे हो? अब ये करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दीजिए, यानी 35 डिवाइडेड बाई 24। यही तो आंसर पूछा गया। क्या था इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन इजी है। यहां पे केवल आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद है, हमने पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है और जरूर हमें याद भी होगा कि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। cot थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। याद आ रही है? थोड़ा सा याद होना चाहिए यहां से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मजेदार है। The angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 मीटर and 16 मीटर। पहले ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। एक टावर है, ये टावर है, इस टावर को मान लीजिए ये टावर है, ये बेस है। इस टावर को अलग अलग हाइट से देखा गया। जब इसको 4 सेंटीमीटर से देखा गया तब, और जब 4 सेंटीमीटर से देखा गया तो इसका क्या बनेगा यहां पे, और जब इसी को कहां से देखा गया? 16 मीटर से देखा गया। दूसरा कितना है? 16 मीटर। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए, सीधा फ्रीडम मत जाइएगा। जब इसको हम आगे कहां से 16 मीटर से देखे, जब इसको हम 16 मीटर से देखे तो हमारा ये एंगल क्या बनेगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे। सपोज ये बन गया। अब यहां पे आगे क्या बोला जा रहा है? फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और यहां पे जो एंगल बन रहा है, अब यहां पे आप ध्यान दोगे तो एक एंगल आपका ये बनेगा जिसको हमने नाम दिया θ1, और एक एंगल ये बनेगा जिसका हमने नाम दिया θ2। वैसे ये वाला एंगल तो हम कंफर्म है कि ये 90 डिग्री रहेगा, रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला गया? ये θ1 और θ2 के जो दो एंगल हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दैट मींस θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू द 90। यानी अगर मैंने θ1 यहां रखा और यहां मुझे रखना है तो क्या रख सकता हूं? यहां θ2 की, यहां पे तो मैंने थीटा रखा और यहां क्या रख सकता हूं? 90 माइनस थीटा रख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि हमारा एंगल चल रहा है 90, तो हमने यहां पे बोला कि tan थीटा, पहले वाले एंगल यहां वाले को पकड़िएगा, कोई भी ले लीजिए। अगर इसको आप पकड़िएगा तो क्या हुआ? tan थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे यहां पे क्या बोलोगे? सपोज ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये पॉइंट D है, ये C है और वो B है। अब यहां पे जब अगर मैं tan थीटा निकालूं, लेकिन किसका? ये ABC की बात चल रही है। अभी मेरा एंगल कौन सा है? ABC। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? ये हाइट है मेरी H, करेक्ट, और ये AB की बात चल रही है, तो tan थीटा इज इक्वल मेरी H अपॉन AB आ जाएगी। क्या हो जाएगी? H अपॉन AB हो जाएगी। और जब मैं यहां पे tan 90 माइनस थीटा रखूंगा, जब मैं दूसरे एंगल पे आऊंगा, अब एंगल अब मेरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ABD। दूसरा वाला ट्रायंगल लीजिएगा, बड़ा वाला। जब बड़े वाले में चलेंगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा? H अपॉन BD। H अपॉन BC। यहां पे
ये थोड़ा सा करेक्शन करेगा, यहां वाले में ये h है, ये डिवाइडेड बाय ये होगा ना, तो हमने यहां पे रखा h अपॉन BC, यानी AB अपॉन BC, और दूसरे वाले में क्या रखेंगे, h अपॉन BD, h अपॉन BD। एक सेकेंड, मुझे यहां पे पहले ये मेरा जो है h तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, BC की वैल्यू यहां 4 दी गई है क्या, तो पहले वाले में h अपॉन 4 कर सकता हूं क्या, और tan यहां पे क्या है, यहां पे क्या चल रहा था, tan, दूसरे वाले में एंगल क्या था, 90 माइनस थीटा, यहां एंगल क्या था, tan 90 माइनस थीटा, तो h अपॉन BD, यानी h अपॉन BD की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 दी गई है क्या, रख दूं। अच्छा एक सेकेंड, tan 90 माइनस थीटा की बात करोगे तो cot थीटा हो जाता है क्या जी, तो यहां पे क्या रख देंगे, cot थीटा, cot थीटा, चलो बढ़िया, कट। अब मेरे पास यहां पे दो इक्वेशन बन चुकी हैं, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल h बाई 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है, cot थीटा इज इक्वल h बाई 16। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा इज इक्वल टू द h अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई h अपॉन 16 आ जाएगा क्या, ठीक। अब अगर मैं tan थीटा और cot थीटा की बात करूंगा तो क्या यहां पे मुझे 1 देखने को मिल जाएगा क्या, क्योंकि cot थीटा करूंगा तो 1 अपॉन tan थीटा आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल h स्क्वायर अपॉन 64। अब जरा 64 को इधर लाइएगा तो h स्क्वायर इज इक्वल टू द 64, और h की बात करूंगा तो क्या 8 आ जाएगा क्या, लगा दीजिए 8 मीटर, यही आपसे पूछा गया था, हाइट ऑफ द टावर कितना है, तो 8 मीटर आपकी टावर है। जरा एक बार फिर से ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए हैं, पहला और ये हमारा दूसरा, पहले वाले की हमने यहाँ पे जो BC के डिस्टेंस देखी 4 है और BD के डिस्टेंस 16 मीटर, आपको h बताना है, एक आपका थीटा है और दूसरा हमने कितना रखा, 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। अब यही तो फॉर्मूला यूज करना था कि tan थीटा, जब हमने यहां पे बोला tan 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा करोगे तो AB बाई BD आ जाएगा, AB और बाई BD tan थीटा, और जब इस वाले में देखोगे तो tan 90 माइनस थीटा रखोगे तो AB अपॉन BC आ जाएगा, सिंपल, वही तो हमने किया था, cot थीटा tan थीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है, और हमारा h स्क्वायर 64, तो h की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर से एक बार करके देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा तो शायद आपको और मजा आएगा। हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर, हिस्टोग्राम का यूज, हिस्टोग्राम समझते हो, कभी जब आप ग्राफ बनाते हो ना, खासतौर पर जब कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पे हिस्टोग्राम का यूज किया जाता है, जहां वर्टिकल लाइंस बनती हैं, सब अगर हम बात करते हैं कुछ हमारा ऐसा, फिर हमारा ऐसा, फिर हमारा ऐसा, ऐसे टाइप से ग्राफ बनता है ना हिस्टोग्राम, तो यही हमारा हिस्टोग्राम जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर द कंटिन्यूअस डेटा के लिए। जब कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास होता है तब हम हिस्टोग्राम को यूज करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा पॉइंट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द स्पेसिफाइड रेंज, और यहां पे एक हमारा क्या होता है, एक प्रॉपर इंटरवल में होना चाहिए। सो दीज आर द नॉन फार्मा क्वेश्चंस फ्रॉम द ESIC 2019। आई होप इसमें थोड़ा मैथ आपको टफ लगा होगा, बाकी क्वेश्चंस में आपको मजे आए होंगे, और अगर अच्छा लगा और आपको ये मेहनत पसंद आई तो जरूर एक कमेंट बनता है और मुझे बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।